ओके, पेज नंबर 468, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो LTU है और RTO, इसका मतलब आपको बताया था चैप्टर के पहले सफे पे भी लिखा हुआ है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट और रीजनल टैक्स ऑफिस। तो LTU और RTO जो है ये वो जगह हैं जहां पे आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है। लार्ज टैक्स पेयर यूनिट समझ लें, इधर कमिश्नर ही बैठा होता है, लेकिन कमिश्नर के बड़े दफ्तर को कहते हैं लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, जहां पे बड़े बड़े टैक्स पे टैक्स जमा करवाते हैं। और रीजनल टैक्स ऑफिस होता है कमिश्नर का वो छोटा दफ्तर जहां पे जो है वो स्मॉल टैक्स पेयर समझ लें टैक्स जमा करवाते हैं। तो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट से मुराद बड़ा दफ्तर टैक्स का, और रीजनल टैक्स ऑफिस से मुराद फर्ज कर लें छोटा दफ्तर। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन का ये मतलब है कि लेट आने वाले जरा सुनते हैं साथ साथ। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन का ये मतलब है कि एक साहब को जरूरत पड़ी अपनी रजिस्ट्रेशन एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफर करवाने की। एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफर कराने की कई वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पे पहले उसकी दुकान जो है कराची में थी, उधर से बंद करके अब लाहौर में आ गया, तो एक इलाके से दूसरे इलाके में उसे अपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवानी पड़ेगी। द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम इलाका ऑफ वन LTU और RTO टू अनदर। एक LTU RTO से दूसरे इलाके में शिफ्ट कर देगा बोर्ड। अच्छा, ऑन ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जब आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाएगी, ऑन ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑल रिकॉर्ड्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी ट्रांसफर टू न्यू इलाका। ये सारी चीजें आपके नए एरिया में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ऑल रिकॉर्ड्स यानी कि सेल्स टैक्स के जो भी रिकॉर्ड्स आपके हैं हमारे पास, और सारी आपकी जिम्मेदारियां अब आपने नए इलाके में जाके जमा करवानी है। द LTU और RTO वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड, वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड से मुराद है, इससे मुराद है LTU RTO नया वाला, वेयर इट इज ट्रांसफर्ड नया वाला। द LTU और RTO वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड शेल नाउ एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन होता है पावर, शेल नाउ एक्सरसाइज पावर या इलाकाई पावर। जुरिस्डिक्शन मैंने आपको इलाका भी लिखवाया था एक दफा लफ्ज। तो शेल नाउ एक्सरसाइज पावर रिगार्डिंग एक्शंस टेकन ऑट टू बी टेकन या पेंडिंग अगेंस्ट टैक्स पेयर। ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था डिसीज्ड इंडिविजुअल में। ये पेंडिंग वो चीजें होती हैं जो मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुकी थी, और अराइजिंग वो होती हैं जो उसके मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकती हैं। तो इसी तरह अगर आप नए इलाके में शिफ्ट हो गए तो पुराने इलाके में जो केसेस आपके खिलाफ शुरू हो चुके थे, और दूसरी बात नए इलाके में जो अब आप नए इलाके में आ गए तो जो केसेस आपके खिलाफ शुरू हो सकते थे लेकिन नहीं हो सके थे, वो दोनों किस्म के केसेस अब आपके खिलाफ चलेंगे। तो द LTU और RTO वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड, जहां आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हुई है, शेल नाउ एक्सरसाइज पावर रिगार्डिंग एक्शंस टेकन और पेंडिंग अगेंस्ट द टैक्स पेयर। अच्छा, यहां जो शुरू हो सकते हैं उनका उसने जिक्र नहीं किया, यहां उसने और डाला है एक्शंस टेकन और पेंडिंग अगेंस्ट द टैक्स पेयर। दूसरी बात इंप्लाइड है वो यहां इसने लिखी नहीं जो मैंने आपसे की है, लेकिन इसको यहां आपको लिखने की जरूरत नहीं। तो रिगार्डिंग एक्शंस टेकन जो उसके खिलाफ केसेस चल रहे थे, और पेंडिंग पेज 468 और पेंडिंग, ये सारे आप किसके खिलाफ चलेंगे? उसी बंदे के खिलाफ लेकिन नए इलाके में। इन केस ऑफ ट्रांसफर, और जब रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाए, इन केस ऑफ ट्रांसफर जब रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाए एक इलाके से दूसरा इलाका, द बोर्ड शेल इशू इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर होता है इन्फॉर्म करेगा बोर्ड बस कि मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफर कर दिया है। द बोर्ड शेल इशू इंटीमेशन लेटर टू द पर्सन अलॉन्ग विद अ कॉपी टू LTU और RTO, और एक कॉपी LTU और RTO के दफ्तर में भेज दी जाएगी कि बंदे की रजिस्ट्रेशन हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, अच्छा, पॉइंट 1 और 4 में वही फर्क है जो पॉइंट 7 में मैंने 1 और 4 में बताया था। पॉइंट 7 था चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जो है, नहीं सॉरी ये इलाका नहीं था, ये नेम एंड एड्रेस था। आप अपना नेम एड्रेस वगैरह एक ही शहर में रहते हुए एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, आप अपना नाम रशीद से शीदा करना चाहते हैं, अगर आप चेंज इन पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो पॉइंट 7 था। और अगर आप एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट हो रहे हैं पक्का पक्का, तो फिर पॉइंट नंबर 8 है ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें पॉइंट 1 था पॉइंट 7 में कि टैक्स पेयर रिक्वेस्ट करेगा मेरा नाम बदल दो। पॉइंट 4 था कमिश्नर को चलते चलते खुद पता चला कि इसका नाम बदल गया है लेकिन इसने हमें बताया नहीं है। तो 8 के अंदर भी इसी तरह है, लेकिन इसमें पॉइंट 1 ये कह रहा है कि बोर्ड इटसेल्फ, बोर्ड ने चाहा कि रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाए। और पॉइंट 4 क्या है? इफ अ पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट हिज बिजनेस फ्रॉम इलाका वन LTU RTO टू अनदर ही शैल अप्लाई टू बोर्ड। तो टैक्स पेयर इंटेंड्स, ऊपर वाले में लिख लें बोर्ड इटसेल्फ, बोर्ड ने चाहा, और नीचे वाले में टैक्स पेयर की इंटेंशन है। दोनों सूरतों में आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दी जाएगी। बोर्ड को पता चले वो कर दे, आप अप्लाई करें तो भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपके घर के अंदर बिजली का मीटर खराब है, आपको पता चले आप बता दें वापडा वालों को, वापडा वालों को पता चले आपने अभी कंप्लेंट नहीं की, वो खुद ही सही कर दें। तो बोर्ड खुद कर दे या आप उसको कहें तो वो कर दे, दोनों में एक ही बात है। पहले में है बोर्ड इटसेल्फ और चौथे में है इफ अ पर्सन इंटेंड्स।
तो इफ अ पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी, अगर एक बंदा अपनी बिजनेस एक्टिविटी शिफ्ट करना चाहता है फ्रॉम द इलाका ऑफ वन एलटीयू आरटीओ टू अनदर, ये चैप्टर 2 याद करने का फरवरी में टाइम नहीं मिलना, ये भी आपने याद करना था। और मेरा तो ख्याल था आप फूल लेके आ रहे होंगे कि 2 आपको सरप्राइज मिले, 1 घंटे 10 मिनट की भी वीडियो नहीं हुई दोनों दिन। तो इफ अ पर्सन, और आपकी शक्लों से जो है मुस्कुराहट जाहिर हो रही होगी जब आप क्लास में एंटर होंगे कि 2 सरप्राइज हमें मिले थे। इफ अ पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी, अगर एक बंदा अपनी बिजनेस, सरप्राइज तो देखते मिला होगा ना, ये पहले जैसी जब वीडियो का देखा होगा कितने मिनट की है, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, 3 लोगों ने सिर्फ हाथ खड़ा किया। इफ अ पर्सन, बाकी चाहते हैं हो ही ना। इफ अ पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द इलाका वन एलटीयू आरटीओ टू अनदर, he shall apply to board, अब आप बोर्ड को अप्लाई करेंगे, एंड द बोर्ड shall follow the same procedure as point 2 and 3। क्या मतलब, आपके रिकॉर्ड्स और रिस्पांसिबिलिटीज ट्रांसफर कर दी जाएंगी पॉइंट 2 के मुताबिक, और 3 के मुताबिक आपको इंटीमेशन लेटर दी जाएगा। तो जो हजरात लेट आए हैं वो जरा उर्दू में बस सुन लें, सादा सी बात। चेंज इन पर्टिकुलर ऑफ रजिस्ट्रेशन में लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें यह था कि आपका नाम एड्रेस वगैरह बदल गया तो आप बोर्ड को अप्लाई करेंगे, बोर्ड आपका नाम एड्रेस वगैरह चेंज कर देगा, लेकिन कमिश्नर को शायद अप्लाई करेंगे। तो लेकिन अगर आपने ना बताया तो कमिश्नर खुद भी ये चेंज कर सकता है। ये हमने 7 में पढ़ा था। 8 हमने आज पढ़े ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन उर्दू जुबान में बस ये है जो लेट आए हैं कि एक इलाके से दूसरे इलाके में आप अपने रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। तो एक इलाके से अगर दूसरे इलाके में आप अपने रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बोर्ड अगर चाहे तो आपको भी एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट कर सकता है। एलटीयू बड़े दफ्तर होते हैं, आरटीओ छोटे दफ्तर होते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाएगी तो आपकी जिम्मेदारियां, रिकॉर्ड्स वगैरह एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिए जाएंगे और आपका सारा डाटा दूसरे इलाके को दे दिया जाएगा, और उसके बाद नए इलाके वाले अब आपके खिलाफ वो एक्शन चलाएंगे जो पुराने इलाके वाले चला रहे थे। और जब रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी तो बोर्ड इन्फॉर्म कर देगा आपको, इंटीमेशन लेटर भेजेगा, इन्फॉर्म करेगा कि हमने आपको शिफ्ट कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। पॉइंट 1 में तो ये था बोर्ड खुद चाह रहा था हम आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करें। पॉइंट 4 में है बोर्ड नहीं चाह रहा था, टैक्स पेयर के दिल में आया कि मैं अपनी रजिस्ट्रेशन एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफर कर लूं, तो वो अप्लाई कर देगा और एज इट प्रोसीजर चलेगा। आई होप समझ आ गई होगी। पॉइंट 9, ऑप्शन 2 फाइल एप्लीकेशन विद कमिश्नर। आप जरा जाके पढ़िएगा, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पेज 466 पे दी हुई है। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पेज 466, यहां लिखा हुआ है पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शैल अप्लाई थ्रू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। आप कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए आपने एप्लीकेशन देनी होती है रूल 5 की रोशनी में। पहले सफे पे रूल 5 की रोशनी में चैप्टर 23 है, तो रूल 5 की रोशनी में आपने इलेक्ट्रॉनिक जरिए से जो है वो इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन मोहतरम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जरिए से इन्फॉर्म ना कर सकें, यानी कंप्यूटर के जरिए इन्फॉर्म ना कर सकें, तो पॉइंट 9 जो है इन कंटिन्यूएशन ऑफ रूल 5 है। अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ऊपर लिखें इन रूल 5, अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन रूल 5 और चेंज इन पर्टिकुलर्स इन रूल 7, इन रूल 7, या आपने एप्लीकेशन जो है वो जमा नहीं करवा सके, भाई आगे आए ना मोहतरम, इस तरह तो ब्लॉक कीजिएगा, या आप एप्लीकेशन नहीं जमा करवा सके रजिस्ट्रेशन की, या आपने पर्टिकुलर्स चेंज कर लिए उसकी एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सके, फर्स्ट रो में आ जाए, उसकी एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सके, पर्टिकुलर्स ऑफ रिटर्न जो आपने चेंज की है, चेंज इन पर्टिकुलर्स, नाम वगैरह रसीद से सीधा किया डायरेक्टली इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता, ही में सबमिट द लेटर टू कमिश्नर, फिर वो कमिश्नर को जाके कहेगा भाईजान फिजिकली कमिश्नर साहब मैं आपके पास आ गया हूं, मुझे तो कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। हु शैल कमिश्नर, हु से मतलब कमिश्नर, कमिश्नर शैल इंश्योर द एंट्रीज इन सिस्टम विद इन 3 days, तो कमिश्नर फिर सिस्टम में एंट्रीज डाल देगा। कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस क्या होती हैं? एक बंदे की एक वक्त में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। मिसाल के तौर पे एक बंदा होलसेलर भी है लॉ में, और वही बंदा जो है वो लॉ में डीलर भी आ रहा है, और उसी की कोई ट्रेडर भी है कराची के अंदर। तो पुराने जमाने में इनकी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होती थी, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन अब नया लॉ कहते हैं ऐसी बात नहीं है, आप सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाओ और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सेल्स टैक्स में कितना होना चाहिए? साई की तरफ देखिए 1 होना चाहिए। अ पर्सन होल्डिंग मल्टीपल सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर शैल रिटेन ओनली 1 मल्टीपल एंड सरेंडर अदर्स टू कमिश्नर, और कमिश्नर को बाकी सरेंडर कर देगा। द बोर्ड में एलोकेट, हाँ बोर्ड को ये पावर है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पाकिस्तान में 2-3 इलाकों में है फैक्ट्रियां, तो फिर आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन दे दे। द बोर्ड में एलोकेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन डिफरेंट इलाका। पॉइंट 2, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होगी एक इलाके से दूसरे इलाके, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफर हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पुराने टैक्स जमा नहीं कराने, टैक्स तो जमा करवाने ही करवाने हैं। द टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड, जो रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हुई हैं उनकी टैक्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दी जाएंगी रिटेन्ड वाली में। एंड इफ रजिस्ट्रेशंस आर इन डिफरेंट इलाका, द पुराने कमिश्नर शैल ट्रांसफर द टैक्स एरियर फाइल, एरियर होता है ना पुराने पैसे, एरियर पुराने पैसे, बिल में जैसे एरियर लग के आ जाते हैं पिछले महीनों के, द कमिश्नर शैल ट्रांसफर द पुरानी फाइल्स टू द न्यू कमिश्नर्स। असल में एलटीयू बड़े दफ्तर होते हैं उसमें भी कमिश्नर जी बैठे होते हैं, आरटीओ छोटे दफ्तर होते हैं उसमें भी कमिश्नर बैठे होते हैं, तो पुराने दफ्तर वाले नए दफ्तर वालों को डाटा शिफ्ट कर देंगे, ये मोहतरम इससे टैक्स रिकवर करें। ओके, डीरजिस्ट्रेशन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु सीजेस टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, जो अपना बिजनेस बंद कर दे वो अपने आप को क्या करा ले, बोले डीरजिस्टर। रजिस्टर किस किसने अपने आप को कराना था? हर होलसेलर ने, डीलर ने, इंपोर्टर ने, ऐसे दुकानदार ने जो बिजली के बिलों के साथ टैक्स जमा नहीं करवा रहा, ऐसी मैन्युफैक्चरर ने जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, और ऐसा कमर्शियल एक्सपोर्टर जो रिफंड लेना चाहता है, इन लोगों ने अपने आप को क्या कराना था? रजिस्टर करवाना था। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज खत्म हो जाए, मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस बंद हो जाए, आपकी सेल एग्जेम्प्ट हो जाए, आप अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दें किसी बंदे को, बेच दें,
आप अपना बिजनेस किसी और से मर्ज कर लें, उसमें कैंसिल तो आप करा रहे होंगे, डी रजिस्टर तो करवा रहे होंगे, लेकिन नई रजिस्ट्रेशन भी ले रहे होंगे फिर। हु फेल्स टू फाइल रिटर्न फॉर 6 कंसेक्टिव मंथ्स, मुसलसल 6 महीने आप रिटर्न जमा ना करवाएं। मुसलसल 6 महीने रिटर्न जमा ना करवाएं का मतलब ये होता है कि ऐसे ना कई दफा कई लोग बैंक में से पैसे निकलवा लेते हैं। अब निकलवा लेते हैं बैंक से पैसे, करते करते बैंक अकाउंट उनका बैलेंस जीरो हो जाता है। अब वो किसी नए बैंक में पैसा अकाउंट खुलवा लेते हैं, और पुराने बैंक वाले 1 महीने इंतजार करते हैं, 2 महीने, 3 महीने, फिर आपको एक दिन कॉल करते हैं 4 महीने, यार आपके अकाउंट में पैसे नहीं जमा हो रहे, और यार छोड़ें यार बस फोन आप बंद कर देते हैं। फिर 1-2 महीने बाद दोबारा फोन करते हैं, यार आपके अकाउंट में कोई पैसे आ जा नहीं रहे, और भाईजान तंग ना किया करें, फोन बंद कर दिया। उनको समझ आ गई कि यार बस ठीक है, अब इसका इरादा नहीं है इस अकाउंट में पैसे रखने का, तो वो आपके कहे बगैर ही आपका अकाउंट क्लोज कर देते हैं बैंक से। सिमिलरली एक बंदा है, मिसाल के तौर पर पहले वो होलसेलर था, अब 4-5 महीने से रिटर्न जमा कराने नहीं आ रहा, तो पता चला हुकूमत उधर गई, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा यार बहुत बड़ा परेशान फिरता था, वो तो दुकानें बंद करके चला गया, अब घर ही होता है। तो अगर आप 5-6 महीने से रिटर्न जमा कराने नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि होंडा वाले 6 महीने रिटर्न जमा कराने आए तो उनको रजिस्टर कर देंगे, चलो भी आज के बाद 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख की बेचो, ये मतलब नहीं है इस बात का। इस बात का मतलब ये नहीं है कि रॉयल फैन वाले 6 महीने रिटर्न जमा कराने आए उनको रजिस्टर कर देंगे, चलो भाई 100 वाले पंखे 100 के बेचो, इतनी लुट नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि सुस्त, यानी कि जो कि सुस्त लोग हैं। क्यों, कैसे सुस्त हैं? इन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया लेकिन हुकूमत को 6 महीने से बताया नहीं, इस तरह समझ लें। इन्होंने होलसेलर थे लेकिन अब होलसेलर नहीं रहे, लेकिन इन्होंने सुस्ती की, हुकूमत को बताया नहीं। बैंक में पैसे आपने रखवाने बंद कर दिए, लेकिन बैंक अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया, लेकिन आप बैंक को बता नहीं रहे, तो फिर हुकूमत आपको क्या कर देगी? Who fails to file return for 6 consecutive months। तो मिसाल लिख लें, एक होलसेलर की दुकान 6 महीने से बंद पड़ी है, तो हुकूमत उसको रजिस्टर कर देगी। अब बुरा काम तो नहीं कर रहा वो, बस ठीक है उसने सुस्ती थोड़ी की है। एक होलसेलर की दुकान 6 महीने से बंद पड़ी है, हुकूमत उसको रजिस्टर कर देगी। ये आखिरी तो रेपिटेशन है, who ceases to remain registered, जो रजिस्टर्ड अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसकी कई ये भी इसकी एक मिसाल है, जिसने बिजनेस बंद कर दिया वो रजिस्टर रहने का उसको क्या फायदा है? तो असल तो ये ऊपर वाले 5 पॉइंट ही हैं, याद करें जल्दी। Who ceases to carry on his business, whose sale become exempt, who transfers his business, who merges with another person, who fails to file return for shall apply to the commissioner having इलाका for cancellation of registration। अच्छा, इसमें भी अगेन वही बात हो रही है। अब इसमें टैक्स पेयर अप्लाई कर रहा है या कमिश्नर को खुद ख्याल आया है? येलो वाला पढ़े ना, टैक्स पेयर अप्लाई कर रहा है या कमिश्नर को खुद ख्याल आया है? टैक्स पेयर अप्लाई करा है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई टू कमिश्नर हैविंग इलाका, जिस इलाके में है वो, फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। द कमिश्नर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, कमिश्नर को जब एप्लीकेशन मिल जाएगी, और ऑन हिज ओन इनिशिएटिव। ये क्या मतलब है? ये तो वो दोनों बातें फिर अगेन कवर हो गई, ये बार बार यही तो बातें हो रही थी। 7 में भी यही बात हो रही थी, टैक्स पेयर ने अप्लाई किया है पॉइंट 1 में। 4 में कह रहा था कमिश्नर को खुद पता चला है। 8 में भी यही था, बोर्ड को पता चला है कि आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करनी है। 4 में ये था, 8 के 4 में आपने सोचा अपनी करवा लूं, और इधर भी यही है। द कमिश्नर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, आपने कहा और या उसने खुद चाहा, कमिश्नर का अपना इनिशिएटिव है। ये दो बातें ना अलग अलग नहीं है, अब एक ही जगह इसने लिख दी है। द कमिश्नर ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन फ्रॉम होम, फ्रॉम टैक्स पेयर, और कमिश्नर ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, और कमिश्नर ऑन हिज ऑन इनिशिएटिव may issue order of deregistration or cancellation of registration within the later of following। अच्छा, डी रजिस्टर आपको ना आराम से किया जाता है 90 दिन डेट ऑफ एप्लीकेशन के, या जिस दिन आपने पुराने टैक्सेस जमा करवा दिए, दोनों में से जो लेटर है। क्या मतलब है इस बात का? ये देख लें। उमर अप्लाइड फॉर डी रजिस्ट्रेशन ऑन 5 मार्च 2020। डिटरमिन द डेट बाय विच कमिश्नर में इशू ऑर्डर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन इफ सिनेरियो बी में काट रहा हूं, इफ आउटस्टैंडिंग टैक्सेस पेड ऑन 15 मई 2020। अगर आउटस्टैंडिंग टैक्स वो पे कर दे 15 मई 2020 को। अच्छा, अब असूल क्या है? असूल मोहतरम ये है कि दो चीजों में से क्या देखना है? लेटर ऑफ देखना है। 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, 90 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन, या डेट ऑफ पेमेंट। देखें ना ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेट ऑल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर डिपॉजिटेड बाय हिम। डिपॉजिटेड का मतलब पेड। अच्छा जी, उमर ने अप्लाई कब किया? 5 मार्च को। लेटर पकड़े आप, उमर ने 5 मार्च को अप्लाई किया, 90 दिन गिनने हैं इसके बाद से, 90 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन। 5 मार्च में ना, 5 मार्च को नहीं गिना करना, 6 से गिनना शुरू करें। अब कैलकुलेटर पे पहले जरा उंगलियों की पोरों पे 6 से गिन लें। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कंजूसी करने वाले भी गिने। कितने हो गए दिन? जल्दी 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 26 हो गए। 26 ही हो गए, कैलकुलेटर पे लिख लें 26। बल्कि इस तरह साथ साथ लिखते रहें ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। कौन सा महीना चल रहा है? मार्च। मार्च में 26 दिन हो गए। इसका एक और तरीका भी होता है, एक असल में ये थोड़ा सा रिस्की तरीका है। 31 माइनस 5 करके देखें जरा, 26, 31 माइनस 5 भी वो जवाब आएगा, लेकिन 5 को बीच में आपने काउंट नहीं करना। जब आप गिनना शुरू करेंगे 6 से। आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि 5 को इग्नोर करना है
और 6 से गिनना शुरू कर दें, 6 7 8 9 10। लेकिन एक शॉर्टकट बता रहा हूं, 31 - 5। बहरहाल थोड़ा शॉर्टकट रिस्की है, कहीं गड़बड़ ना अप्लाई कर दें। अब 31 - 6 ना कर बैठे। तो 26 दिन यहां से आगे मार्च में मैनुअली गिना मैंने। मैनुअली क्या मतलब, उंगलियों पे 6 7 8 इस तरह, 5 को नहीं गिना। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। अगर मैंने मई के 31 डाल दिए तो फिर भी मेरा जवाब 90 से ऊपर नहीं जाना। इतनी अकल तो है मेरे में कि मैं इस डाटा से जज कर लूं। अगर मैंने मई के 31 डाल भी दिए तो फिर भी मेरा जवाब 90 से ऊपर नहीं जाना। समझ आ रही है बात की? ये काउंट कर लें शर्त, जिनको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, ये 90 से कम है ना। अब जून में जो दिन हुआ करेंगे मोहतरम, ये निकाला करेंगे। जून में से मुराद है जो जिस महीने में 90वां दिन पूरा हो रहा होगा, 90th डे जिसमें पूरा हो रहा होगा, उन दिनों को बैलेंसिंग निकाला करेंगे। अब बता दें जून की कौन सी तारीख बन रही है? 3 जून। 3 जून तक 90 डेज पूरे हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब क्या डेट आ गई जी? 90 दिन। 3 जून आगे बढ़े। और द डेट ऑल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर डिपॉजिटेड बाय हिम। बड़ा तेज बंदा है। 5 मार्च को अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए और टैक्स वाले पीछे पड़े, टैक्स दे, नहीं दूंगा। अप्रैल आ गया, नहीं दूंगा। मई आ गया, मई में कहता है अच्छा ये लो मैं टैक्स दे देता हूं। टैक्स लटका के ही दिया। तो व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स? व्हाट इज लेटर? 3 जून। तो बताइए इसे किस दिन डी रजिस्टर किया जाएगा सिस्टम में? 3 जून को। तो आप जरा बोलें, द पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और द डेट ऑल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर डिपॉजिटेड बाय हिम। सारी पुरानी लायबिलिटीज वो पे कर दें। देखें जरा सोल्यूशन में यही है। हाँ ठीक है। कंक्लूजन देखना, एज 30 जून इज 3 जून इज लेटर, मिस्टर मे इशू रजिस्ट्रेशन बाय 30 जून। डन। अगला कर लें। हाईलाइट किया हुआ। अच्छा यार, अब 3 जून तो उसी तरह निकल आएगा ना। अच्छा दो 3 जून तो उसी तरह निकल आएगा ना। अब 3 जून उसी तरह आ गया। और द डेट आउटस्टैंडिंग टैक्स इज पेड, वो क्या तारीख बनेगी? 12 जुलाई। डन। विच इज लेटर? तो ही विल बी डी रजिस्टर्ड बाय 12 जुलाई। तो असूल सुन लें, अ पर्सन विल बी डी रजिस्टर्ड विद इन द लेटर ऑफ द डे, द 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, और द डे द ऑल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज आर डिपॉजिटेड बाय हिम। आउटस्टैंडिंग मींस पुरानी लायबिलिटी जो भी इसकी रहती है। द पर्सन शैल बी डी रजिस्टर्ड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। जिस कंप्यूटर सिस्टम में आपने एप्लीकेशन दी थी, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए आपको क्या किया जाएगा? डी रजिस्टर। पॉइंट 2। अच्छा, आपको डी रजिस्टर ऐसे ही उठा के कर दिया जाए, पहले चेक किया जाए आप इस काबिल है कि आपको डी रजिस्टर किया जाए या नहीं। बिल्कुल, आपका ऑडिट होगा, चेक होगा, आपका कारोबार बंद हो गया या अंदर खाते आपने शटर डाउन करके कारोबार जारी रखा हुआ है, तो आपको डी रजिस्टर तसल्ली की जाएगी। उस तसल्ली करने में असल में इन्होंने 90 दिन मांगे हैं, वो जो 90 डेज है ऊपर, वो तसल्ली करने के लिए मांगे हैं कि ऐसे एकदम आपको डी रजिस्टर नहीं कर देंगे। आपने कहा कि रजिस्टर कर दो, अच्छा जी आ जाए, नहीं, इस तरह नहीं होगा। द कमिश्नर विल कंप्लीट द ऑडिट। ऑडिट क्यों करना पड़ा है? वो दावा करे मेरा कारोबार बंद हो गया, अब आप जाके तहकीक तो करेंगे। द कमिश्नर विल कंप्लीट ऑडिट प्रोसीडिंग्स। वो दावा करे मेरा कारोबार बंद हो गया, वो दावा करे मेरा कारोबार किसी से मिल गया है, वो दावा करे मेरी सेल एग्जेम्प्ट हो गई है, वो दावा कर रहे मेरा कारोबार किसी से मिल गया है, तो आपको जाना पड़ेगा और जाके जो है वो चीजों को ऑडिट करना पड़ेगा। द कमिश्नर विल कंप्लीट ऑडिट प्रोसीडिंग्स विद इन 90 डेज ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये वो 90 डेज वही वाले, असल में उसी चक्कर में ऊपर 90 डेज है। तो 90 दिन में कमिश्नर उसका क्या करेगा? ऑडिट एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट। डायरेक्ट क्या होता है? हुक्म देना। डायरेक्ट द एप्लीकेंट, उसको हुक्म देगा टू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? पे करना। डिस्चार्ज क्या होता है? पे। पता नहीं बोल रहे होते, लिख नहीं रहे होते, साथ शर्मा से रहे हैं। एंड डिस्चार्ज एनी पुराना टैक्स, पुरानी लायबिलिटी जो भी उसकी बची हुई है, बाय फाइलिंग अ फाइनल रिटर्न। ये फाइनल रिटर्न कौन जमा करवाएगा? फाइनल रिटर्न जो अपने आप को डी रजिस्टर करवा के जा रहा होगा, फाइनल रिटर्न कौन जमा करवाएगा? A person applying shall not be deregistered unless he provide record for the purpose of audit। और वही बात उसने दोबारा रखी, तुम्हें डीरजिस्टर तब तक नहीं करेंगे जब तक कि तुम रिकॉर्ड ना दिखाओ ऑडिट करने के लिए। The person shall be deregistered after a notice is issued and opportunity of being heard is provided to him। अच्छा, ये वाला सिनेरियो ना सिर्फ असल में ना इसमें होगा जब कमिश्नर खुद कर रहा था उसे। असल में अगर तो आपने खुद अप्लाई किया ना, तो फिर तो आपको बताने की जरूरत नहीं है टैक्स वालों को कि यार आपने अप्लाई किया है, तो हम क्या ख्याल है आपको रजिस्टर ना कर दे। आपने कहा मैं तो खुद बताने हैं मेरे, आपको मुझे रजिस्टर करो, तो फिर मेरे से क्या पूछ रहे हो? लेकिन अगर कमिश्नर अपने इनिशिएटिव पे सोचे मैं क्या करना चाहता हूं, तो फिर कमिश्नर क्या करेगा? द पर्सन विल बी डीरजिस्टर्ड आफ्टर अ नोटिस इज इशूड। नोटिस का मतलब होता है उससे पहले एक नोटिस जाएगा एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड इज प्रोवाइडेड टू हिम, और उसकी बात कमिश्नर सुने इसका उसे एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसको डीरजिस्टर करना है या नहीं करना। तो आमतौर पे ना ये जब कमिश्नर खुद किसी को डीरजिस्टर करने का फैसला करते हैं ना, तो ऐसे नहीं जाके कहता भाईजान ये ले डीरजिस्टर कर दिया हमने आपको, आप भाई किस चक्कर में डीरजिस्टर किया है। तो अगर आप किसी को डीरजिस्टर करना चाहते हैं तो टैक्स पेयर विल बी डीरजिस्टर्ड आफ्टर नोटिस इज इशूड। नोटिस का मतलब है उसे एक सफा भेजेंगे घर, भाई आपको डीरजिस्टर करने लगे हैं और आप आ जाएं, अगर आपने कोई बात करनी है तो हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। अच्छा, डीरजिस्ट्रेशन से पुराने वाले टैक्सेस क्या आपने जमा करानी है या वो माफ हो जाएंगे? द लायबिलिटीज बिफोर डीरजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी affected because of cancellation of
शेल नॉट बी अफेक्टेड का क्या मतलब है? शेल स्टिल बी पेएबल। आसान करके अगर आपने लिखना है तो लिख लें, कोई मसला नहीं। काटने का मतलब होता है आप काट सकते हैं अपनी किताब से। द लायबिलिटीज बिफोर डी रजिस्ट्रेशन शेल स्टिल बी पेएबल बिकॉज ऑफ, बोले बोले, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ आ गई ये बात? बस ठीक है, अभी चैप्टर को हम क्लोज कर रहे हैं 4-5 दिन के लिए। चैप्टर 22 में आ जाए। इसमें एक चीज मुझे पता रहती है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, आपने एक चीज नोट की होगी इस चैप्टर में, पेज नंबर 438, कि हमारे न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। ये हमारे न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है। और इसमें फिर होता पता है क्या है? होता ये है कि मिसाल के तौर पे आपने 3 बिस्किट खरीदे दुकानदार ने 10 रुपए के, तो इस पे दुकानदार लगाएगा 30 रुपए पे 17%। डन? और समझ आ रही है? 3 क्वांटिटी है, एक बिस्किट का पैकेट उसे 10 रुपए का पड़ा और उस पर 17% लगाना है परचेज पे। ये वो परचेज है जैसे होंडा टायर खरीदते हुए पे करती है, तो ये बिस्किट खरीदते हुए पे करेगा। अब ये कस्टमर पे डालेगा बर्डन, इसकी कोशिश होगी कस्टमर पे शिफ्ट करे, तो बिस्किट बेचारा सिर्फ एक बेच सका, एक बिस्किट बिका इसका भी, और बिस्किट थोड़ा सा महंगा ही बेचेगा, 10 रुपए वाला 12 रुपए का करके बेचेगा, तो इंटू 17%। डन? तो वट एवर द आंसर में भी, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, वो मेरी बहस अलग है, उसको छोड़ें। इस बहस की साइड में मैं नहीं जा रहा कि रिफंड आ रहा है या क्या हो रहा है, या 90% वाला रूल आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, वो बातें अलग है, उनको छोड़ें। मुझे ये बताएं, इस डेटे के अंदर आपको अकाउंटिंग के एतबार से क्या मसला नजर आ रहा है कि इस डेटे में क्या इनकॉन्सिस्टेंसी है? 10 रुपए वाला बिस्किट 12 रुपए का बेच रहे हैं, ये तो बिल्कुल अकल वाली बात है, इसमें कोई मसला ही नहीं। सेल पे 17 लगता है, परचेज पे 17 लगता है, इस पे भी कोई मसला नहीं। आज आके मसला किस पे लगा? हाँ, अकाउंटिंग की क्लास में ना टीचर करवाते थे सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता था देखो क्लोजिंग स्टॉक में कितने बिस्किट पड़े हैं, उसे माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल देखो कितनी है। तो अकाउंटिंग के टीचर प्रैक्टिकली एक बिस्किट में से एक बिस्किट की परचेज माइनस कर रहे थे ताकि प्रॉफिट पता चले 2 रुपए आया। लेकिन टैक्स रूल्स याद रखिएगा, इस बुनियाद पर नहीं बने हुए। टैक्स रूल्स पता क्या कहते हैं? टैक्स रूल्स कहते हैं सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। हमने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कहते हैं कोई मसला नहीं, वो जो 2 बिस्किट आपके हैं परचेजेस में रिकॉर्ड हो गए हैं, कोई मसला नहीं, अगले महीने सेल में चले जाएंगे, कोई मसला नहीं, ये 2 भी तो अगले महीने सेल में चले जाने हैं। फिलहाल परचेज कितने की है, अभी कितने सेल की, मैं कोई सेल्स टैक्स की बातें नहीं कर रहा, सादा सादी बातें पूछ रहा हूं। फिलहाल परचेज कितने की है? 3। बेचे कितने? बाकी 2 कब बेचेंगे? फिर कभी। लेकिन फिलहाल बाकी 2 को क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट हमारा आसान है, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 3 में से फिर 2 बिस्किट माइनस करें, 1 बचे, और वो हमारा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बड़ा आसान है। क्या? सेल इंटू 17% माइनस। हालांकि परचेज में आपको पता है कुछ ऐसी चीजें भी पड़ी होती हैं जो अभी तक सेल नहीं हुई होती। ये याद रखिएगा, हमारे लॉ की बेसिक थीम है कि सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। इसको शायद नोट करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर हमने एक दिन और भी तफसील से बात करनी है, और वो आपको नजर मरवा देता हूं पेज 448 पे। पेज 448 पे ये देखें, परचेज कितने यूनिट्स की हैं? 80। और सेल, लेकिन कोई नहीं, हमने उस नॉर्मल तरीके से सवाल कैलकुलेट किया। डन? कोई मसला नहीं। तो बता दें सेल्स टैक्स में क्या असूल है, जितना हाईलाइट किया उतना बस देख लें। सेल्स टैक्स में क्या रूल है बोले? सेल इंटू 17% माइनस। इसकी टेंशन ही ना लिया करें कि अच्छा कि परचेजेस में ज्यादा परचेज आ गई हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, वैसे एक बात जरा गौर करें, लॉ मेकर बेनिफिट दे रहा है, ये फायदे की बात है। कैसे फायदे की बात है? बोले बोले बोले, कैसे फायदे की बात है? परचेज वाली फिगर जो है वो इससे बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ऊपर सेल कितनों की पड़ी है? 50 की, और परचेज कितनों की पड़ी है? 80 की। लेकिन वो 80 की सेल में से, सॉरी 50 की सेल में से 80 की परचेज क्यों माइनस करने दे रहा है? उसको तो पता है कि ये फिगर ज्यादा बढ़ गई तो टैक्स पेबल हुकूमत को कम आएगा, उससे इस बात की टेंशन नहीं हो। कह रहे हैं इंशाल्लाह अगले महीने ये 80 में से जो बचे कितने 30, ये 30 भी तो अगले महीने सेल में चले जाने हैं ना, इसलिए इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। डन? तो अगर एक बंदा रजिस्टर्ड होता है तो लॉ मेकर उसे कहता है यार सादा सा काम करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो। कितनी चीजें खरीदी? कहते हैं 80 कैलकुलेटर खरीदे हैं, 60 रुपए के खरीदे 80 कैलकुलेटर। अच्छा चलो ठीक है, कितने कैलकुलेटर बेचे हैं? यार मैंने 50 कैलकुलेटर उसमें से बेच दिए हैं। कहते हैं बस 50 कैलकुलेटर की सेल में से 80 कैलकुलेटर की परचेज कर दो, माइनस देखी जाएगी, और बाकी टैक्स हुकूमत को जमा कराओ। अगले महीने इंशाल्लाह जब आओगे तो ये जो 30 पड़े हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक में, ये अगले महीने इंशाल्लाह कस्टमर्स को जब तुम बेचोगे तो अगले महीने ये सेल में चले ही जाएंगे, इसलिए टेंशन ना लो। तो बताइए व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ लॉ? इट्स वेरी सिंपल थीम। क्या?
सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। जी मोहतरम सवाल पूछ रहे थे। नहीं वो तो उनका तो नहीं माइनस होगा। अच्छा यार ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको लॉ का देना था। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ना एक सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, उसका आपने मुझे जवाब देना है। वो सवाल है पेज नंबर 438 पे, हमारा 438 पे। ये जनवरी का महीना, ये फरवरी का महीना। ये येलो लाइन शो कर रही है कि ये बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, और ये स्काई ब्लू लाइन शो कर रही है कि इसने अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया। डन। अब भाई तूने क्यों अपने आप को डी रजिस्टर करवाया? कहते हैं मैंने इसलिए अपने आप को डी रजिस्टर करवाया कि पहले मैं बड़ी इंडस्ट्री था, अब मैं कॉटेज इंडस्ट्री बन गया हूं। पहले मैं बड़ी इंडस्ट्री था, अब मैं कॉटेज इंडस्ट्री बन गया हूं, इसलिए मैंने अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया। याद है आपको थोड़ी थोड़ी बातें? कहते हैं पहले जो है वो मेरी फैक्ट्री में क्या कहते हैं 12 एम्प्लॉइज थे, मेरी साल की सेल 10 मिलियन से कम थी। मैं फैक्ट्री को जो है वो घरों के दरमियान में बनाया हुआ था, और रेजिडेंशियल मेरे पास मीटर था, तो इसलिए मैं छोटी सी बड़ी इंडस्ट्री था, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय 10 से ज्यादा थे। आपको पता है ना, चारों में से एक भी कंडीशन जो है वो वायलेट हो जाए तो आप कॉटेज नहीं रहते। कहते हैं मैंने 3 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया, तो मेरे एम्प्लॉयज भी 10 से कम हो गए हैं, मैं घरों के दरमियान फैक्ट्री खोले हुए हूँ, और मेरी सेल भी 10 मिलियन से कम है। 10 मिलियन ही था, मेरी सेल भी 10 मिलियन से कम है, तो इसलिए मैं क्या बन गया हूँ अब? छोटी सी इंडस्ट्री। तो मेरा दिल क्या चाह रहा कि मैं अपने आप को क्या करा लूं, और डी रजिस्ट्रेशन का भी हम तरीका सारा पढ़ के आए हैं कि आप एप्लीकेशन दे दो, ठीक है, आपको डी रजिस्टर कर देगा। ठीक है, फर्ज करें आपने एप्लीकेशन काफी पहले की दी हुई है, तो अब आपको जगह फरवरी को उसने डी रजिस्टर कर दिया। डन। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, जितना अर्सा आप डी रजिस्टर रहे, जितना अर्सा आप रजिस्टर्ड थे, तब तक तो 100 वाली चीज आप 17 की बेच रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था सड़क पे कारपेट बेचने वाला सेल्स टैक्स इसलिए नहीं लगाता कि वो कहते हैं हम कौन सी इंडस्ट्री है, छोटी सी इंडस्ट्री है, इसलिए वो लोग नहीं करते। फर्ज करें पहले इसका कारपेट का बहुत बड़ा काम था, तो इसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ था, लेकिन अब इसका कारपेट का काम थोड़ा कम हो गया, एम्प्लॉइज भी निकाल दिए इसने, सेल भी बेचारे की कम होगी, अब अपने आप को क्या करा लिया, डी रजिस्टर करवा लिया। अब 100 वाली चीज कितने की बेचेगा? 100 की। और अगर रजिस्टर्ड था, बहुत बड़ा कारोबार था, तो हुकूमत कहती थी 100 वाली चीज कितने की बेचो, और जब अपने आप को डी रजिस्टर करवा लिया तो 100 वाली चीज 100 की। डन। अच्छा, एक मसला आएगा, 50 कारपेट्स जो है ना इसके स्टॉक में पड़े हुए थे, किस दिन? 31 जनवरी को या 1 फरवरी को? 31 जनवरी को इसके स्टॉक में पड़े हुए थे कितने कारपेट्स? 50 कारपेट्स। इन 50 कारपेट्स में मसला बताएं क्या है? ये परचेज में तो जनवरी में डल गए होंगे, इसीलिए तो स्टॉक में पड़े हैं। हाँ, परचेज वाली दुकानदार बोतल खरीदते तो स्टॉक में पड़ी होती है ना, सामान से नहीं आई होती। तो ये जो है ये 50, इन पे जनवरी में परचेज में 17 लग चुका होगा जब इसने खरीदे होंगे। लेकिन अब जब ये कस्टमर को बेचेगा फरवरी में, तो कस्टमर को जब 100 वाली चीज 117 की बेचने लगे, तो कस्टमर कहेगा अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ। आप कहेंगे तो अब तो आप डी रजिस्टर हो गए, आप तो अब उसको सेल्स टैक्स नंबर नहीं बता सकते अपना। तो ये एक मसला खड़ा हुआ जिसको लॉ मेकर ने एड्रेस किया। इस मसले का हल, ये बंदा जनवरी में रजिस्टर्ड था, डन। इसने सोचा कि मैं यकम फरवरी से अपने आप को डी रजिस्टर करवा लूं, डन। 50 यूनिट को इसने परचेज में जनवरी में डाल दिया था, डन। और जाहिर बात है क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हो तो परचेज किए होंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े होंगे ना। 50 यूनिट को इसने परचेज में जनवरी में डाल दिया था। इसका मतलब है इनका इनपुट माइनस कर, इनपुट अगर मुश्किल लफ्ज लगे तो परचेज रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था कभी भी जिंदगी में इनपुट मुश्किल लफ्ज लगे तो परचेज जहन में ले आए बस। तो इनकी परचेज रिकॉर्ड कर चुका है, परचेज माइनस होती है ना, आपको पता है। इनकी परचेज माइनस कर, अगर परचेज माइनस कर चुका है तो फायदा ले चुका है। याद रखें, चीज माइनस होने से टैक्स कम होता है। यानी जनवरी में फायदा ले कैसे? माइनस करके, चीजें माइनस करने से टैक्स कम हो जाता है। अब इन 50 यूनिट को फरवरी में जब सेल करेगा तो आउटपुट रिकॉर्ड नहीं करेगा। पता नहीं इस तरह पढ़ना है सर, ये बता दें हमें। तो आउटपुट रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि डी, यानी कि अब 100 वाला कारपेट मजबूरन कितने में बेचेगा? 100 में बेचेगा। लेकिन जब खरीदा था तब परचेज वाला बेनिफिट हुकूमत से मांग चुका है। कैसे? जब हुकूमत को टैक्स कैलकुलेट करने गया था जनवरी में, तो सेल में से क्या माइनस कर चुका था? परचेज, डन। इससे हुकूमत को नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? कि हुकूमत कहेगी परचेज की दफा तो रजिस्टर्ड हुआ था जब माइनस करनी थी फिगर, और जब सेल करनी है तूने तब अपने आप को तूने क्या करा लिया? डी रजिस्टर। इस नुकसान को कवर करने के लिए हुकूमत ने एक असूल बनाया, 31 जनवरी को आपके पास 50 यूनिट्स का पड़े होना हम सेल एज्यूम कर लेंगे। 25 यूनिट्स का आपके पास स्टॉक में पड़े होना हम क्या एज्यूम कर लेंगे? अब ये सेल हो गए हैं या सेल एज्यूम किए जाएंगे? अब जो 50 यूनिट होंगे उन पे उंगली रख के हुकूमत कहेगी ये बिक गए, 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 48 दफा बोलेगी बिक गए, 49 दफा बोलेगी बिक गए, 50th पे लगेगी बिक गए। अब बिक गए का मतलब फिर ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे इसने लाख रुपए का कारपेट बेचना था, तो अब ये कस्टमर को तो लाख का ही बेचेगा,
लेकिन 17,000 हुकूमत को अपनी जेब से जमा करवाएगा, क्योंकि अब कस्टमर से तो ये ले नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है जब कस्टमर इसके पास आएंगे तो इस वक्त तो ये बंदा कौन हो चुका होगा। तो इसलिए वैसे इस चीज से बचने के लिए ना, ये बड़ा लोगों के लिए परेशानी वाली बात है, इस चीज से बचने के लिए लोगों को ये मशवरा दिया जाता है कि 31 जनवरी से पहले पहले कोशिश करो अपना सामान बेच दो, ये वाला मसला ही ना है, क्योंकि अगर 31 जनवरी से पहले आप सामान बेच दोगे तो कस्टमर पे आप बर्डन डाल सकते हो, लेकिन अगर 31 जनवरी के बाद आप बेचोगे, लेकिन दुकानदारों की भी मजबूरी होती है, सामान नहीं बिक सकता, दुकानों पे पड़ा रहता है सामान, लोग नहीं ग्राहक आ रहे, सुबह के बैठे हुए नहीं कोई ग्राहक आया, कोई मसला नहीं, फिर आप ये भुगतो। तो जब आप अपने आपको डी रजिस्टर करवाएंगे, बताएं उस वक्त एक नुकसान क्या हो सकता है, आपके पास क्या पड़ा होगा, इसको आप किस में डाल चुके होंगे, परचेज में, और आप सेल कब करेंगे, जब आपने सेल पे टैक्स, तो परचेज के तौर पे माइनस हो गए ये 50, सेल में डलेंगे नहीं, इससे हुकूमत को नुकसान होगा। इसको कवर करने के लिए हुकूमत क्या कह रही है कि डी रजिस्ट्रेशन के दिन जितना क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा है उस पड़े हुए को किधर डाल दो, सेल में डाल दो। डन। पढ़े जरा पॉइंट सी। अच्छा देखें यार, अब लोग अजीब, मुझे नहीं समझ आती ग्रुप्स में लोग इतने सवाल क्यों पूछते हैं। अब कोई एक लाइन होती है, मैंने उसको जल्दी से करवाया होता है, इसका मतलब होता है कि बस वो जितनी मैंने करवा दी उतनी काफी है। अब ये एक लाइन भी तो है जिसमें हम 15 मिनट से लगे हुए हैं, तो टीचर को थोड़ा सा तो अंदाजा होता है किस लाइन पे कितना टाइम लगाना है और किस लाइन को जल्दी दिया। वो पूरा डी रजिस्ट्रेशन हम 15 मिनट में पढ़ के आ गए, और ये एक लाइन पे हमारे भी 15 मिनट होने वाले हैं। पढ़ लें पॉइंट सी। इंग्लिश पढ़ने समझ आ रही है। पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, पोजेशन का मतलब होता है पड़े होना, पड़े होना, पड़ी हुई थी चीजें, हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द डी रजिस्ट्रेशन। ऊपर से मिला के पढ़ें, असल में लिखा हुआ है सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई इंक्लूड पोजेशन ऑफ गुड्स, ऊपर से मिला के पढ़ेंगे तो समझ आएगी। सप्लाई इंक्लूड्स पोजेशन ऑफ गुड्स हेल्ड, जो पड़ी हुई है मेरे पास, कब, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। लेकिन इंग्लिश में मैंने समझने के लिए आगे लिख दिया, पेपर ये क्वेश्चन पार्ट नहीं है लॉ का। पोजेशन ऑफ गुड्स इज अज्यूम्ड एज सेल, पेपर में ये ब्रैकेट वाली लाइन में लिखी आनी, काटनी है, काटने से समझने के लिए लिखी हुई है। पोजेशन ऑफ गुड्स इज अज्यूम्ड एज सेल, समझ लिया जाएगा ये आपकी सेल है। ओके अच्छा जी, पॉइंट डी। अब ये जो हमारी अगली 2 से 3 क्लासें ना, सारी न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। होंडा ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और इमरान खान को कहा कि ये रॉ मटेरियल हम आपको देते हैं, तो टायर आप हमें बना के दे दो। अब इमरान खान अपने रॉ मटेरियल पे काम करे, किसी के रॉ मटेरियल पे, तो इमरान खान टायर सप्लाई करेगा आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, इमरान खान टायर सप्लाई करेगा आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये चीज न्यूमेरिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सीए फाइनल के लेवल की चीजें हैं, लेकिन थ्योरी की हद तक एक फिक्रा सुन लें। अगर होंडा ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और सोचा कि टायर किसी और से बनवाए, तो किसी और से पहुंचते पहुंचते वजीर आजम तक पहुंच गए, भजन टायर आप बना दें बनी गाला में। तो होंडा ने टायर का रॉ मटेरियल इमरान खान को दे दिया कि आप अपनी बनी गाला फैक्ट्री में बना दो। तो जब इमरान खान टायर बनाकर होंडा या होंडा के एजेंट को वापस करेगा, होंडा को भी वापस करता है, होंडा के एजेंट को भी, तो समझा जाएगा कि इमरान ने होंडा को टायर सेल कर दिए हैं। अब अगेन इसमें कुछ इंप्लीकेशंस है टैक्स के एतबार से, वो आपने नहीं सोचनी, क्योंकि ये चीज से थ्योरी तक हमारे सिलेबस में है। ये लफ्ज अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात, नहीं भी अच्छा लग रहा, इसको हजम कर लें। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ बिलोंगिंग टू अनदर, बिलोंगिंग टू तो होंडा थी ना, असल ओनर तो रॉ मटेरियल का भी होंडा है, टायर का भी असल ओनर होंडा है, उसने तो सिर्फ प्रोसेसिंग करके दे दिया है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, दर्जी के पास भी तो यही होता है, वो आपके कपड़े, जो आप कपड़ा बिलोंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर काम करके दे रहे होते हैं, कपड़ा भी आप लेके जाते हैं, वो सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए देते हैं भाई, इसको सेटलमेंट करके फिर वापस ले लेते हैं उससे, जब वो सूट बन जाता है। तो हम भी यही लेके गए हैं, हम एक तरह का रॉ मटेरियल लेके गए हैं उसके पास, और उसे क्या धागे धुगे लगा के तुम इसको सेट करके टायर बना के दे दो बस। तो इमरान खान इस दर्जी का काम कर रहा है यहाँ पे, माजरत पीटीए वालों से। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू होंडा, द ट्रांसफर ऑफ सच टायर्स बैक टू ओनर, बैक टू ओनर कभी जाएंगे या कभी भी नहीं जाएंगे बताएं, वो कपड़े सिल के कभी ना कभी ओनर के पास वापस जाएंगे ना, जब सिल जाएंगे तो ये रॉ मटेरियल कभी ना कभी ओनर के पास वापस बैक टू ओनर और टू अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम, ये कौन हो सकते हैं, एजेंट, विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। अगर आपको ये बात तंग कर रही है तो बेशक यहां डाल लिया करें, पेपर में भी बेशक लिखा है विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, क्या लाई, सप्लाई। चलें जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है, पेज नंबर 441, टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसमें ना रूल पढ़ लेते हैं। एक इशू है कि सेल पे किस महीने 17% का रेट लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब पेपर में खुदा ना खास्ता ये आ जाए, जो कि एक बड़ी नॉर्मल सी बात है
कि होंडा ने सर आसिफ को, और आपको पता होगा शायद ये जो गाड़ियों वाले हैं होंडा कार्स और बाकी सारे लोग, ये गाड़ी बेचने से पहले पैसे लेते हैं या गाड़ी बेच के कहते हैं 2-3 महीने बाद सर आसिफ पैसे दे देना आके। वैसे शायद थोड़ा सा अंदाजा हो आपको, गाड़ियां शाड़ियां अगर कोई बंदा कभी लेने गया है तो होंडा वाले क्या कहते हैं, सर आसिफ ये लें जनवरी में गाड़ी ले जाएं, तो आप ऐसा कीजिएगा मार्च अप्रैल तक जब टाइम मिले पैसे दे जाइएगा। वो भाई ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से, इन गाड़ियों वाले तो जान ले लेते हैं। ये मैंने तो सुना 2-2 3-3 महीने पहले पैसे लेकर रखे होते हैं इन्होंने। ये जो है वो जनवरी फरवरी में बुकिंग करते हैं कार की, और फिर अप्रैल मई में आके कहते हैं कि इंशाल्लाह जून जुलाई में आपको अगस्त तक सितंबर तक दे देंगे गाड़ी, अक्टूबर में आके ले लेना। तो अब आमतौर पे होता क्या है, जनवरी में आप कार बुकिंग कराते हैं और जून में जाके आपको गाड़ी डिलीवर हो रही होती है। डन। तो सवाल यह है कि सेल कब रिकॉर्ड होगी, सवाल क्या है। अब इसमें आपने अकाउंटिंग रूल्स को सामने नहीं रखना, शायद अकाउंटिंग रूल से ये बात मैच कर जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, अकाउंटिंग रूल से हो सकता है बात मैच कर जाए, लेकिन आपने बस टैक्स का रूल सामने रखना है कि किस महीने में सेल बुक करनी है। अब न्यूमेरिकल इंप्लीकेशन चीजों की शुरू होने लगी हैं। अ सेल ऑफ गुड्स का टाइम क्या समझा जाएगा, द टाइम एट विच द गुड्स आर, जिस वक्त चीजें डिलीवर हुई है जब पैसे आए। हाँ, ये लॉ थोड़ा चेंज हो गया है, जो हजरात जो है वो जिन्होंने पिछली दफा पढ़ा है उनसे बात कर रहा हूं। अच्छा, अब यार मैं अगले सफे पे आ रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने अगला सफा नहीं खोलना, क्योंकि आपकी दिमाग की गरारियां फिर चलनी बंद हो जाएंगी। एग्जाम्पल 1, इन ऑल ऑफ द एग्जांपल्स बिलो टिक रिप्रेजेंट्स टाइम ऑफ सेल। वो टिक कभी हम लगा लेंगे, मैंने तो मिटा दिया। जनवरी में पैसे आए होंडा को, ठीक है जी, और फरवरी में सर आसिफ को गाड़ी डिलीवर की, तो टाइम ऑफ सेल क्या है, टाइम ऑफ सेल द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड। डन। तो किसको टिक करूं, तो इसको किस महीने के न्यूमेरिकल में डालेंगे, फरवरी। अगला सिनेरियो पढ़े अपनी किताब से नहीं। अप्रैल में फर्ज करो सर आसिफ की होंडा में यारी थी, ऑडिट करने गए हुए थे, उधर जरा दोस्त थे, तो चीजें डिलीवर करा ली, गाड़ी डिलीवर करा ली सर आसिफ ने अप्रैल में, उन्होंने गाड़ी बेच दी अप्रैल में, और पैसे सर आसिफ ने कहा मैं आपको दे देता हूं मई में। डन हो गया। अब बता दें रूल क्या है, द टाइम एट विच द, बता दें जी किस महीने की सेल में डालेंगे, अप्रैल की सेल में डालेंगे, मई में नहीं डालेंगे। डन। बस सिनेरियो 2 कर रहे हैं ना, नीचे से मिक्स ना करो। अप्रैल में गुड्स, मई में कैश रिसीव हुआ। ठीक है ना। अच्छा, अगला सिनेरियो, एक होता है मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल वो जरा डिफरेंट सिनेरियो है। मेड अवेलेबल ये होता है कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना हमने सैलरी में पढ़ा था, वो भी आज आपको बता ही देता हूँ। सैलरी के चैप्टर में भी ना यही कॉन्सेप्ट है, ये भी जरा सुन लें। सैलरी के चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट है कि हमने पढ़ा था सैलरी पे टॉप टैक्स लगेगा जब आपको रिसीव हो। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सैलरी के चैप्टर में बताया नहीं था। अगर पेपर में कभी सवाल आ जाए ना, 28 जून को एम्प्लॉयर ने फोन करके कहा जून की तनख्वाह ले जाओ, और एम्प्लॉय ने कहा मैं अभी बिजी हूं, तो जुलाई में इंशाल्लाह ना मैं छुट्टियां खत्म होती हैं मैं फिर ले लूंगा, तो अब पेपर में आपने ना 2 जुलाई को वो रिसीव करेगा आके, 28 को एम्प्लॉयर ने मेड अवेलेबल की थी, पेपर में आपने इसको जून की सैलरी में डालना है। ये एक छोटा सा बारीक सा कॉन्सेप्ट था, आपने इसको 28 जून में जून की सैलरी में डालना है। वाई? क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो मेड अवेलेबल कर दी ना। बल्कि आप सैलरी के चैप्टर के पहले या दूसरे सफे पे देखिएगा जहां एक लफ्ज आपको लिखा हुआ नजर आएगा मेड अवेलेबल। उस वक्त मेड अवेलेबल मैंने कहा था एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एससी दे दिया, इस तरह की कोई बात मैंने आपसे कर दी थी। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फोन करके कह दे 28 जून की शाम को मोहतरम तनख्वाह अवेलेबल है, आप मेड अवेलेबल मेरी तरफ से अवेलेबल है, आए जल्दी से आके ले जाएं आप। आपने कहा नहीं यार मैं जुलाई में आऊंगा, तो आपने रिसीव कब की, जुलाई में। असूल मैंने क्या कहा था कि जब रिसीव हो, लेकिन रिसीव्ड की डेफिनेशन आप सैलरी के पहले या दूसरे चैप्टर पे अगर पढ़े ना दूसरे सफे पे, तो दूसरे सफे के टॉप पे आपको मिलेगा रिसीव्ड की डेफिनेशन में मेड अवेलेबल भी आता है। तो एज्यूम कर लिया जाएगा एम्प्लॉय ने क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया 28 जून को, क्योंकि एम्प्लॉयर की तरफ से क्या हो गई थी, मेड अवेलेबल। इसी तरह इधर आ जाए मेड अवेलेबल का कॉन्सेप्ट। होंडा ने सर आसिफ को कहा कि सर आसिफ आपकी गाड़ी तैयार है, मिसाल के तौर पे, मैं इधर सवाल नहीं देख रहा अभी, आपकी गाड़ी तैयार है नवंबर में, तो सर आसिफ गए दिसंबर में गाड़ी लेने के लिए। अब बिकी कब, दिसंबर में, लेकिन उन्होंने तैयार कब कर दी थी, फोन करके नवंबर में। तो ऐसी सूरत में, अच्छा एक बात याद रखें, मेड अवेलेबल अवेलेबल से हमेशा पहले हुआ करेगा, ये तो लॉजिकल सी बात है ना, मेड अवेलेबल हमेशा अवेलेबल करने से पहले हुआ करेगा। जिस तरह आपने किसी जगह पे फोन पे ऑर्डर किया कि मोहतरम मैं जो है वो नान लेने आ रहा हूं, अब आधे घंटे बाद उसका फोन आया भाई तैयार है क्यों नहीं आए, उसने तो मेड अवेलेबल कर दिए हैं, वो आपने जाके उसको लिया बाद में। तो अवेलेबल करना मेड अवेलेबल से हमेशा पहले होगा, चीज बेचना हमेशा मेड अवेलेबल जो है वो हमेशा मेड अवेलेबल पहले आएगा डिलीवरी से। अच्छा आपको पता है कैश रिसीव को तो हम वैसे इग्नोर कर रहे हैं, कैश रिसीव को तो हमने वैसे इग्नोर किया हुआ है क्योंकि हमने सेल का बुक कर रहे हैं सेल होने पे। लेकिन एक और सिनेरियो है जहां क्या सिनेरियो पॉसिबिलिटी हो सकती है चीजों को, ऐसी सूरत में मेड अवेलेबल में डिलीवरी को इग्नोर करेंगे, बल्कि किसको ढूंढेंगे, मेड अवेलेबल की तारीख को। डन। और मेड अवेलेबल हमेशा अर्लियर ही हुआ करेगा डिलीवरी से, सही है ना। तो अब जरा नीचे वाले सिनेरियोस पढ़ने की कोशिश करें। एग्जांपल 3 पढ़ें। कैश गुड्स मेड अवेलेबल
और गुड्स डिलीवर्ड, गाड़ी होंडा वालों ने कब अवेलेबल कर दी सर आसिफ को? मार्च में। सर आसिफ ने जाके कब ली? अप्रैल में। और पैसे कब दिए? कैश रिसीव को तो फारिग कर देना इस टॉपिक में, कैश रिसीव को तो कुछ नहीं करना। अब बता दें मेड अवेलेबल को लूं या डिलीवरी को लूं? मैंने कहा मेड अवेलेबल को आपने लेना है, क्योंकि लॉ में एक और सिनेरियो लिखा हुआ है और मेड अवेलेबल ऑन दी, तो इसको छोड़े भी, और मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल वाला सिनेरियो पेपर में अलग से आया करेगा, लेकिन अगर पेपर के अंदर कोई 5 एडजस्टमेंट है उसमें से एक एडजस्टमेंट हो सकती है मेड अवेलेबल वाली। मेड अवेलेबल इतना नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, लेकिन अगर कभी मेड अवेलेबल का लफ्ज आ गया तो हमें पता होना चाहिए डिलीवरी से हमेशा पहले होगा और उसी वक्त सेल रिकॉर्ड होगी। तो बता दें आप सेल कब रिकॉर्ड होगी? डिलीवरी को भी आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि सेल तो रिकॉर्ड हो गई। और आगे चलें जी पॉइंट 4 में, कैश का रिसीव हुआ। यार कैश को तो हमेशा फारिग कर देना, और मेड अवेलेबल हमेशा डिलीवरी से पहले हुआ करेगा, तो मेड अवेलेबल को आप टिक कर दिया करेंगे। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है मेड अवेलेबल जिसमें डिलीवरी को भी क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। डन। अच्छा जी, अब क्या रूल बन गया? अगर मेड अवेलेबल की तारीख वगैरह नहीं है फिर तो सादा सा सवाल है, इसमें डिलीवरी को देख लें। लेकिन अगर मेड अवेलेबल की तारीख है तो डिलीवरी को इग्नोर करें, बल्कि एक चीज को हमेशा इग्नोर करना है, कैश रिसीव। अच्छा ये जो नीचे वाली लाइन है ना, द टाइम एट विच द कार इज डिलीवर्ड टू द बायर ऑफ सप्लाई। बायर ऑफ सप्लाई, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। सप्लाई ऑफ कार है ना, रेसिपिएंट होते हैं बायर ऑफ सप्लाई। ऑफ सप्लाई से मुराद समझ लें ऑफ दैट डील, जो डील हो रही है इनकी आपस में, या जो मर्जी समझ लेंगे, सप्लाई का लफ्ज़ कंफ्यूज करें। द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई? सर आसिफ। हु इज द सेलर ऑफ सप्लाई? होंडा। ओके। अच्छा चीजें अगर किस्तों पे बेची हैं तो फर्ज करें जनवरी में एग्रीमेंट हुआ, फरवरी में हमने मोटरसाइकिल बेचा किस्तों पे, पैसे आने हैं थोड़े थोड़े करके मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब बता दें सेल कब रिकॉर्ड होगी? द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड। ये अजीब सी, यहां डिलीवरी भी नहीं देखी जाएगी। द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड। तो जनवरी में एग्रीमेंट हुआ कि मोटरसाइकिल बेचेंगे किस्तों में, फरवरी में मोटरसाइकिल बेच दिया किस्तों में, और मार्च में। अब कस्टमर ने कब चलाना शुरू किया होगा? फरवरी में। फरवरी में मुआहदा कब हो गया था? जनवरी में। कस्टमर ने कब चलाना शुरू किया? फरवरी में। मार्च अप्रैल मई जून के अंदर पैसे आ रहे होंगे किस्तों में, हायर परचेज होती है किस्तों का एग्रीमेंट। तो बताएं सेल कब रिकॉर्ड करेंगे? अजीब सी लॉजिकल सी बात की है, हालांकि अकाउंटिंग वाले टीचर कभी एग्रीमेंट के ऊपर सेल बुक नहीं कराते, लेकिन इसने कहा किस वक्त सेल बुक कर दो, एग्रीमेंट हो जाए। और ये ना सोचिएगा कि उस बेचारे को तो मोटरसाइकिल के दुकानदार को लाख पे 1,17,000 भी आए ही नहीं, बिल्कुल नहीं आए। अब दुकानदार जहां मर्जी से टैक्स पे करे, उसकी अपनी मर्जी है। तो सेल्स टैक्स में कई दफा ऐसा होगा कि कस्टमर पे डाले बगैर आपको थोड़ा से पैसे देने पड़े होंगे। अब 1,17,000 का अगर बाइक है 1 to 5 है, 1 लाख से भी शायद महंगा हो गया। अब 1,17,000 का अगर 1 to 5 है तो 17,000 दुकानदार को जनवरी में बेचारे को देने पड़ेंगे। हालांकि कस्टमर से कब ले रहा होगा 1,17,000? मार्च अप्रैल मई में थोड़े 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 करके ले रहा होगा। क्या चीज? तो उसमें उसने एग्रीमेंट को बेस नहीं बनाया, उसमें उसने रूल डिफरेंट लिखा है। अच्छा जी, सर्विसेज। सर्विसेज के केस में सब सेल्स टैक्स लगेगा एट द टाइम एट विच द सर्विसेज आर। सर्विसेज का सेल्स टैक्स वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है सच। तो सर्विसेज पे कब सेल्स टैक्स लगेगा? जिस वक्त सर्विस दी जाए। टीसीएस वाले आप पे सेल्स टैक्स लगाते हैं जिस वक्त आपका टीसीएस करके दें, जिस वक्त आपको कोरियर सर्विस प्रोवाइड करें। अच्छा ये जो प्रोविजंस है ना बज़ाहिर अब स्कोप से बाहर से लग रही हैं, क्योंकि लॉ में कुछ चेंज आ गई है जिसकी वजह से इनकी इधर मौजूदगी पे थोड़ा इतराज सा है। तो बहरहाल अगर हमने डिस्कस करनी हुई तो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। बाकी सफ़ा आपके पास खाली है, जीरो काटा खेलें जो मर्जी करें इस पर। नीचे आ जाओ यार, पेन ले आओ एक। चलो 46 लें जी। वो प्रोविजन शुरू हो गई जिसमें से न्यूमेरिकल टेस्ट होते हैं। एक था टाइम ऑफ सप्लाई और एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई। एक है टाइम ऑफ सप्लाई था और आप क्या है बोले? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इन दो लाइनों को इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे कल, कोई मसला नहीं, इनको भी छोड़ें। 2-3 सिनेरियोस पढ़ लेते हैं। इफ कंसिडरेशन फॉर सेल इज फुली और पार्टली इन काइंड। अगर कंसिडरेशन फुली या पार्टली इन काइंड है तो फिर क्या होगा? फिर होगा ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई। अभी इसको छोड़ें, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई। इफ कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई इज फुली और पार्टली इन काइंड देन ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब है गुड्स डिलीवर्ड। सप्लाई का मतलब है जो गुड्स डिलीवर हो रही हैं। ओके चलें जी, एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमारे 5-7 मिनट लग जाने हैं। और इसका मतलब क्या है? किधर है फौलाद वाला सवाल, किधर है? और जल्दी बताएं। क्वेश्चन 61 पेज नंबर 491। फौलाद लिमिटेड
है सप्लाइड 50 टन ऑफ आयरन बार्स। आयरन बार होता है सरिया। पेज नंबर 491। फौलाद लिमिटेड है सप्लाइड 50 टन ऑफ आयरन बार्स टू तामीर लिमिटेड। तामीर लिमिटेड को सरिया चाहिए होगा, तो फौलाद लिमिटेड की फैक्ट्री थी, फौलाद लिमिटेड ने कहा सरिया हमारी तरफ से, तामीर ने कहा अच्छा सरिया तुम्हारी तरफ से। कितने टन सरिया? 50 टन सरिये के लोडर ट्रक लोड होके जा रहे हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ सरिया सप्लाई इज 2.5 मिलियन एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। ये जो बार बार लिखा होता है ना एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, इसका मतलब होता है अगर 234 रुपए की आइसक्रीम है तो 200 रुपए की बात हो रही है, क्योंकि 200 पे रेट लगाना होता है। तो ये बार बार लफ्ज़ आया करेगा एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब हुआ करेगा कि वो फिगर जिस पे रेट लगाना है, 234 है तो 200, और अगर 30 लाख 35 लाख 10,000 की गाड़ी है तो 30 लाख, क्योंकि 30 लाख पे 17% कभी आप लगा के देखें कैलकुलेटर पे 5,10,000 आएगा। तो बार बार ये लफ्ज़ बार बार आते हैं एक्सक्लूडिंग अमाउंट ऑफ टैक्स। इसका क्या मतलब होता है 117 या 100 रुपए? 100 रुपए। जी फौलाद के पास से जा क्या रहा है? ओ भाई, अगर मैं फौलाद की बात करूं जो कि हमारी मिसाल में इस वक्त सेलर भी है, तो फौलाद के पास से जा क्या रहा है? आयरन बार्स। क्या प्राइस है उनकी? 2.5। इसको मैं लाइन लगा के क्लोज करता हूं। अब अगले को चाहिए कि 25 लाख रुपए दे दे, अगले को चाहिए 2.5 मिलियन दे दे। ओइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज टीएल हैज रिक्वेस्टेड। टीएल ने कहा फौलाद पैसे नहीं है। फौलाद ने कहा चल नस। कहते हैं नहीं 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 नसना नहीं, मैं ऐसा करते हैं प्राइस आपको दे देता हूं बाय ट्रांसफरिंग अ पीस ऑफ लैंड। एक केक का टुकड़ा ले लो, सॉरी एक लैंड का टुकड़ा ले लो मेरी तरफ से, ठीक है? वो चले जाओ फलां इलाके में 10 मरले की लैंड है, एक वो ले लो, और उसकी फेयर वैल्यू आजकल माशाल्लाह 23 लाख चल रही है, और 75,000 रुपये मैं आपको देता हूं पैसे कायद आजम के नोट, ठीक है? 75,000 रुपये मैं आपको नोट दे देता हूं, अलॉन्ग विद एप्लीकेबल सेल्स टैक्स। उस पर जो 17% टैक्स वगैरह बनता है वो भी लगा के आपको दे दूंगा। फिलहाल एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस बातें करें। बाय वे ऑफ क्रॉस चेक मैं आपको क्रॉस चेक में पैसे दे देता हूं, ड्रॉन इन फेवर ऑफ एफएल, यानी फौलाद की फेवर में। तो आप बताएं फौलाद के पास आ क्या रहा है? लैंड आ रही है और कैश आ रहा है। कैश इन द फॉर्म ऑफ चेक आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे आ रहे हैं, रोकड़ा आ रहा है, और नंबर 2 लैंड आ रही है, लेकिन पैसे इन द फॉर्म ऑफ चेक आ रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं। लैंड की क्या कीमत है? 2.3 मिलियन। अच्छा यार ये 7,50,000 को अगर मिलियन में लाना है तो कैसे लाएंगे? 75,000 है, ओके 75,000 है। 75,000 को मिलियन में लाना है, या तो फिर आप ऐसा करें ना 2.3 मिलियन को ना इस तरह कर लें, अगर आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं 2.3 मिलियन को इस तरह कर लें, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा 75,000 को मिलियन में लाना। लेकिन अगर मेरा दिल चाह रहा है कि 75,000 को मिलियन में ले आऊं, जो कि आपका नहीं चाह रहा लेकिन मेरा चाह रहा है, लेकिन मैं टीचर हूं इसलिए मेरी चलेगी, तो अब बता दें क्या करूं? 75,000 को मिलियन में कैसे लाऊं? 0.075 मिलियन। एक्सेलेंट। 0.75 मिलियन नहीं, असल में ये देखें ये क्या होता है? 1 मिलियन। अच्छा ये क्या होता है? 1 लाख नहीं होता, 0.1 मिलियन, ऐसा ही है। और ये 10,000 रुपए क्या होते हैं? 0.01 मिलियन। तो ये देखो ये 10,000 है, ये 75,000 है, और सादा सी बात यार छोड़ो परे, इस कैलकुलेटर पे 75,000 को डिवाइड कर दो 1 मिलियन से। इतने लंबे चक्रों में क्यों पड़े? 75,000 पकड़ें और डिवाइड करें 1 मिलियन से। 1 मिलियन का मतलब है 13030 लगाएं, 75,000 को डिवाइड करें 1 मिलियन से। हाँ जी, इसको 100 से मल्टीप्लाई तो नहीं करना पड़ेगा ना, दिखाइए डायरेक्ट जवाब आ जाएगा ना। जब आप कैलकुलेटर पे 75,000 डिवाइडेड बाय 1,000,000 तो जवाब आ जाएगा 0.075। डन। तो ये सबसे आसान तरीका है 0.075। तो कितना कैश आया जी? 0.075। टोटल 2. अब यार एक फड्डा पड़ गया कि हमारे पास से जा कितनी कीमत वाली चीजें रही हैं? 2.5 वाली, और बदले में आ कितनी चीजें नहीं है? शायद हमने अपना नुकसान किया, किस वजह से किया, क्यों किया, हम पागल हैं, ये मुझे नहीं पता इस बंदे ने क्यों इस तरह की ट्रांजैक्शन कर बैठा है, बहरहाल कर बैठा है। तो अब आप मुझे बताएं जी सेल किस पे रिकॉर्ड होनी है? सेल किस पे रिकॉर्ड होनी है? इफ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ आयरन बार्स इज फुल्ली इन काइंड या फुल्ली और पार्टली इन ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स डिलीवर्ड। फौलाद क्या डिलीवर कर रहा है? आयरन बार्स। तो फिर ओपन मार्केट प्राइस किसकी ली जाएगी? आयरन बार्स की ली जाएगी। ओपन मार्केट प्राइस किसकी ली जाएगी? आयरन बार्स की ली जाएगी। तो मोहतरम इस वजह से आपने देखा करना है सेलर सेल क्या कर रहा है, बस उर्दू में यहां कहीं लिख लें, हमने देखना है सेलर सेल क्या कर रहा है। ये बात ना कंफ्यूज कर देती है बच्चों को और गलत डिसीजन ले लेते हैं। उर्दू में लिखना निहायत जरूरी है। सेलर कौन है? सेलर सेल क्या कर रहा है, बस ये देखा करना है। अब मैंने टाइम से आया किया लैंड के ऊपर और पैसों के ऊपर, मुझे पेपर में सिंपली इग्नोर कर देनी चाहिए थी वो चीजें। सो व्हाट इज ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सरिया? तो इसको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। सेलर सेल क्या कर रहा है? सेलर के पास आ क्या रहा है ये पेपर में नहीं देखना आपने। चलें जी,
2.5 के साथ लिख लें VOS, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब अगर न्यूमेरिकल आ गया तो 25 लाख पे 17% लगाना है आपने, या 23,75,000 पे 25 लाख पे 17% लगाना है। और इन सारी फिगर्स को लिख के क्रॉस कर दे। आने वाली चीजों को नहीं देखना, बल्कि आपने किसको देखना है, जाने वाली चीजों को। जो घर से जा रहा होता है उसी को देख रहे होते हैं ना, अपने आप को नहीं देख रहे। ओके, जा किसको देखना है, जाने वाली चीज को। ओके, अच्छा ऐसे एक बात कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। अगर सवाल में वो कह देता कि ये जो सरिया है, सरिया ये मैं बेचता हूं 25 लाख का और मैंने खरीदा हुआ था 2 मिलियन का, तो भाई ये तो सरिये की कॉस्ट है, इसको कुछ नहीं लेना होता, जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू देखनी होती है। तो ऐसे ही परेशान करने के लिए कह देता कि फौलाद इज अ पर्सन, फौलाद इज डूइंग बिजनेस ऑफ सेलिंग सरिया, इट परचेज सरिया, सुन रहे हो, it purchased Saria for 2 million, it sold Saria for 2.5 million, however it received only 2.375 million। तो यार वो चीज की कॉस्ट को तो इग्नोर करना है, दुकानदार की सेल प्राइस लेनी है या दुकानदार की कॉस्ट लेनी है चीज की, दुकानदार की जो फेयर वैल्यू चीज की है वो लेनी है ना, ओपन मार्केट प्राइस या कॉस्ट लेनी है, ओपन मार्केट प्राइस जितने की दुकानदार बेचता है। डन। तो कभी कभी पेपर में परेशान करने के लिए क्या दे सकता है, कॉस्ट दे सकता है, दे नहीं सकता, दे दी, हमने पढ़ ली समाज वाले सवाल में, हो गई नहीं हुई, पेज 488 समाज कॉर्पोरेशन सप्लाइड स्पेशलाइज्ड मटेरियल। क्या बेच रहे हैं जी, स्पेशलाइज्ड मटेरियल बेच रहे हैं, फौलाद बेच रहे हैं। और फौलाद कहां से बेच रहा है, वो आयरन कहां से बेच रहा है, आयरन बेच रहे हैं या स्पेशल मटेरियल बेच रहे हैं, स्पेशल मटेरियल बेच रहा होगा, मिसाल के तौर पे पंखा बनाने की मोटरें बेच रहा होगा या और कोई इस तरह की चीज बेच रहा होगा। तो समाज इनकॉर्पोरेशन इज सेलिंग स्पेशल मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रियल कंसर्न, इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स को बेच रहे हैं। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। सेल ऑफ मटेरियल, स्पेशल मटेरियल कॉस्टिंग 3 मिलियन टू ABL, सेल ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग 3 मिलियन टू, उसने सेल किया 3 मिलियन का मटेरियल टू ABL। देखें, सेल ऑफ मटेरियल टू ABL, इसको ब्रैकेट में ले लें, ये तो समाद की कॉस्ट है, ये तो समाद की क्या है, कॉस्ट है। अब पढ़ें, सेल ऑफ मटेरियल टू AB लिमिटेड, सेल किसको की है, जिसकी कॉस्ट समाद को क्या पड़ी थी, तो फिर बेचा तो महंगा होगा, बेचा तो महंगा होगा, इसलिए 3 को तो काटें यार, 3 तो कॉस्ट है, कॉस्ट को तो छोड़े ना यार, हमें तो फेयर वैल्यू चाहिए ना, ओपन मार्केट प्राइस। अच्छा बताएं, 3 वाली चीज महंगी करके बेचेगा इसको या सस्ती करके, सेलर कौन है, समाद, बायर कौन है, AB। सेलर बायर को कितने वाली चीज खरीद कर बेच रहा है, 3 की खरीद कर। इट हैज बीन एग्रीड दैट ABL वुड सेटल द ट्रांजैक्शन बाय पेइंग 1.5 मिलियन इन कैश, वो बंदा कैश में देगा और बकाया अमाउंट वो इंपोर्ट चीजें करने की इजाजतनामा दे देगा, लैंड नहीं देगा। वो कहेगा यार जैसे असलहे का लाइसेंस होता है लोगों के पास, कहते हैं मेरे पास इंपोर्ट चीजें करने का लाइसेंस है, तो अगर तुम मेरे से लाइसेंस ही लेना चाहते हो चीजें इंपोर्ट करने का, तो ये ले लो, मेरे से थोड़े से पैसे ले लो, लैंड और पैसे नहीं, इंपोर्ट करने का लाइसेंस मेरे से ले लो और थोड़े से पैसे ले लो। द मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई, सप्लाई से बना दे मटेरियल की, द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई इज 3.5। बताएं किसने कितने वाली चीज किसको कितने की बेची, समाद ने 3 वाली चीज खरीद कर 3.5 की बेची और बदले में 1.5 मिलियन कैश आया और इंपोर्ट कोटा आया जिसकी प्राइस मिसिंग है, लैंड की प्राइस गिवन थी जिसकी प्राइस मिसिंग है। अब बोलें जा क्या रहा है, जा स्पेशल मटेरियल जा रहा है और आ क्या रहा है, पैसे और इंपोर्ट कोटा। जाने वाली चीज की कीमत क्या है, आ क्या रहा है, इंपोर्ट कोटा की प्राइस मिसिंग है, इसलिए ये डाटा मुझे अवेलेबल। एक चीज सवाल ने परेशान करने के लिए दिया है 3 मिलियन, वो तो कॉस्ट है चीज की, हमने कॉस्ट से खेलना है या ओपन मार्केट प्राइस से, वो 3 मिलियन सवाल ने परेशान करने के लिए। वैसे जरा अकल की बात कर रहा हूं, समाज खरीद के ही बेचेगा ना चीज, तो खरीदी कितने की, आमतौर पे कितने की बेचता है, 3.5 की, तो 3 वाली चीज 3.5 की बेचता है, तो 3 तो मेरे लिए इरेलेवेंट है बिल्कुल, 3 तो मैंने यहां लिखना भी मुनासिब नहीं समझा, 3 को तो मैंने क्या। अच्छा जी, अब मोहतरम क्या करें यार, इसको ग्रीन सिग्नल दे दें, और शुक्र है इंपोर्ट कोटे की प्राइस हमें नहीं दी, देता तो हमने पता नहीं पागल होकर उसको भी कहीं यूज कर ही लेना था। तो अब नोट कर लें आप, बदले में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है और इंपोर्ट कोटा। आज आप लोग लेट आए हैं, मेरे पास चैप्टर 23 मौजूद था, लेकिन कल चैप्टर 23 में अब कुछ नहीं है, तो चैप्टर 23 शुरू में मैंने थोड़ा सा कराया, कल वेट नहीं किया जाएगा, कल शुरू से ही ऐसी बातें क्लास में की जाएंगी, सारे न्यूमेरिकल इंपैक्ट की जो होंगी।
कोई ज़्यादा लेट आने का मसला है तो 2-4 लोग हाथ खड़ा कर दें, उन्हें गुलबर्ग में शिफ्ट करवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता मैं। ये स्पेशल मटेरियल मैंने लिखा है, स्पेशल मटेरियल, ओवर क्लास खत्म। ऑडियो रिकॉर्डिंग का किसी को कह दिया करें जो पहले का आया हो, बड़ा नुकसान हो जाएगा इस काम पे।